चिलचिलाती धूप ने 9 बजे के समय को ऐसा बना दिया है कि मानो जेठ की दोपहरी का वक्त हो। ऊपर से वातावरण में उमस, हवा का कहीं नामो निशान नहीं। जो पसीना निकल रहा है उससे कपड़े चिपचिपे से हो गए हैं। घर के भीतर कूलर पंखे भी कक्ष को ठंडा रख पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इक्का दुक्का लोग बाग ही गली में आते जाते दिखाई दे रहे हैं। बेचारे जो मजदूर हैं, मजबूरीवश बेरहम मौसम की मार सहते हुए भी काम करने को विवश है। अरे लखनवा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम जितना कमाते हो उसे खाने पीने में खर्च कर देते हो, कुछ भी भविष्य के लिए बचाकर नहीं रखते। फावड़े से गड्ढे की मिट्टी निकालते हुए साथी मजदूर राम आसरे ने मुझसे कहा। मैं मुस्कुरा दिया। जरा तसला उठाने में मेरी मदद करो राम भाई। मैंने उसके सवाल का जवाब देने की जगह उससे मिट्टी भरा तसला उठाने में सहयोग करने को कहा। पूर्व की भांति मिट्टी भरा तसला सर पर उठाए मैं मकान के पीछे खाली प्लाट में उसे पुनः खाली कराया था, जहां अब गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का ऊंचा ढेर लग गया था। थकावट और पसीने से चूर मैंने खाली तसला भरने के लिए पुनः राम आसरे के सामने फेंका। सुस्ताने ही लगा था कि तभी मालिक मकान की दयालु पत्नी चाय बिस्कुट लेकर आ गई। लो भैया चाय पी लो, मालकिन ने चाय बिस्कुट की ट्रे मेरे आगे फर्श पर रखते हुए कहा। भगवान आपका भला करे मालकिन, मैंने मुस्कुराकर कहा। थोड़ा फ्रिज का ठंडा पानी मिल जाता। हाँ मैं लेके आती हूँ, कहकर वह भीतर गई। कुछ देर बाद वह पानी की ठंडी बोतल के साथ पुनः प्रकट हुई। लगता है आज भर में नींव की खुदाई का काम पूरा हो जाएगा। कल से ठेकेदार और मजदूर लगाकर बुनियाद का काम चालू कर देगा। पानी की बोतल थमाते हुए मालकिन ने मुझसे कहा। जी, आज भर में बुनियाद का काम पूरा हो जाएगा, मैंने पानी की बोतल का ढक्कन खोलते हुए कहा। तत्पश्चात मालकिन भीतर चली गई। ठंडा पानी पीकर मेरे शरीर में प्राण लौटे। राम आसरे भी फावड़ा वही छोड़ मेरे पास आ गया। हम दोनों मजदूर भाई अब चाय बिस्कुट का लुत्फ लेने लगे। तुम हमारी बात के उत्तर नहीं दिए लखन भाई। आने वाले मुश्किल वक्त की खातिर पैसा काहे नहीं बचाते। राम आसरे ने श्वान की भांति चप चप करके बिस्कुट चबाते हुए पूर्विया मिश्रित हिंदी में कहा। तुम अच्छा मजाक कर लेते हो राम भाई। भला मजदूर की जिंदगी में कोई अच्छा वक्त है? उसके लिए तो सब दिन ही मुश्किल भरे हैं, मैंने ठहाका लगाते हुए कहा। इसी बात पर एक शेर सुनो आगा, अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खब नहीं। मैंने एक अति प्रसिद्ध शेर पढ़ा था। पता नहीं रामासरे उसका अर्थ समझा भी था या उसके सर के ऊपर से सब गुजर गया। दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। इस बीच हल्की सी चुप्पी वातावरण में पसर गई थी। घर के अंदर से आती टीवी की आवाज इस चुप्पी को भंग कर रही थी। मालकिन टीवी पर कोई सीरियल देख रही थी। टीवी और बीवी अपन के नसीब में नहीं है। लखन भाई, राम आसरे ने किस्मत को कोसते हुए कहा। बस फावड़ा, गैती और तसला ही अपना मुकद्दर है। राम आसरे ने मेरे कहे शेर पर तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, मगर मालकिन के टीवी की आवाज सुनकर वह यह सब बोला। सामने ऊंची बिल्डिंग देख रहे हो राम भाई? कभी गए हो उसमें? मैंने 8 मंजिला इमारत की ओर इशारा किया। हाँ, कई बार, लिफ्ट से भी और जीना चढ़कर भी। राम आसरे ने अगला बिस्कुट चाय में डुबोया और 1 सेकंड में अजगर की तरह मुंह से निगल लिया। राम भाई,
अगर कमाई की रफ्तार की बात करूं तो वह सीढ़ी से धीरे धीरे चढ़ने जैसा है, जबकि महंगाई लिफ्ट की रफ्तार से निरंतर भाग रही है। हम कितना भी चाह लें, कितना भी कर लें, हमारे सारे उपाय महंगाई की रफ्तार को पकड़ने के लिए निरर्थक होंगे। फिर भी बीमार पड़ गए तो क्या होगा? राम आसरे ने मेरी ओर प्रश्न उछाला। बीमार पड़ गए तो वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, मैंने उसी टोन में कहा। तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। तनिक बीड़ी तो सुलगा लो, काफी तलब लगा है। मैंने फरमाइश की थी कि राम आसरे ने तपाक से 2 बीड़ियां सुलगा ली। शायद मुझसे ज्यादा धूम्रपान की आवश्यकता उसको थी। दोनों कस खींचने लगे। धुआं उड़ाते हुए मैंने कहा, जापान देश में एक भिखारी था। यह सच्ची घटना लगभग 30 वर्ष पुरानी है। मैंने समाचार पत्र मैंने कहीं पढ़ा था। जापान के उस भिखारी का बैंक अकाउंट भी था, जो पूरी जिंदगी भीख में मिले पैसे को जमा करता रहा, ये सोचकर कि बुढ़ापे में जब वह कुछ करने लायक नहीं रहेगा, तब वह जमा पूंजी को खाएगा। अच्छे दिनों की मिथ्या कल्पना में रूखा सूखा खाकर उसने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। अलबत्ता उसका बैंक बैलेंस काफी बढ़ता रहा। वह बड़ा मजेदार किस्सा है लखन भाई, राम आसरे बीड़ी फूंकते हुए बोला। भिखारी भी भीख का पैसा बैंक में रखता था। जानते हो 60 साल की उम्र में उसकी मृत्यु कैसे हुई? नहीं, सूखी रोटी को पानी भिगोकर खाते हुए, जैसा कि वह पिछले 40 वर्षों से कर रहा था। बीड़ी का धुआं राम आसरे के चेहरे पर छोड़ते हुए मैंने कहा, जानते हो उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा था? कितना? कहते हुए राम आसरे का मुंह खुला का खुला रह गया। इतना पैसा कि वह दिन रात अच्छे से अच्छा भोजन भी खाता तो अगले 20-30 वर्षों तक उसका पैसा कम नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अंतिम दिन भी भीख मांगते हुए, सूखी रोटी को पानी से डुबोकर खाते हुए उसकी मृत्यु हुई। कहकर मैंने पुनः बीड़ी का कस खींचा। ओह, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। बेचारा सारी उम्र जमा करता रहा मगर एक भी पैसे को खा न सका। राम आसरे ने ऐसे संवेदना व्यक्त की जैसे वह भिखारी हो। कमोवेश हम सब भी जापान के भिखारी जैसा ही जीवन जीते हैं। भविष्य की सुखद कल्पना में अपने वर्तमान को गला देते हैं। हमारी मौत भी किसी दिन फुटपाथ पर सूखी रोटी को पानी से निगलते हुए होगी। तो क्या बचत करना गुनाह है? राम आसरे ने ऊंची आवाज में कहा। अरे, जो खाते पीते आसानी से बच जाए वह बचत होती है, न कि शरीर को गला कर बचाने से। मैंने गमछे से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। सही कहते हो लखन भाई, राम आसरे ने सहमति जताई और बुझी बीड़ी को नीचे फेंक कर चप्पल से मसल दिया। इतना जान लो राम भाई, भरपूर मेहनत के बावजूद मजदूर को 1/4 रोटी ही नसीब है, जबकि उसे 1 रोटी की भूख है। यदि अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारा मेहनत मस्कत वाला काम ही हमारा काम तमाम कर देगा। कहकर मैंने बीड़ी का आखिरी कस खींचा और बची हुई बीड़ी को एक तरफ फेंक दिया, ये कहकर चलो बाकी का बचा काम भी जल्दी ही निपटा डालें। आज की दिहाड़ी मिले तो चिकन। इतना कहकर मैं पलटा ही था कि दीवार की ओर से निकलकर ठेकेदार दीनदयाल हमारे सम्मुख आ खड़ा हुआ। ओ, तो ये काम चल रहा है तुम दोनों का? ठेकेदार दीनदयाल कड़क आवाज में बोला। नमस्कार, आप कब आए ठेकेदार जी? मैंने संभलते हुए कहा। जब तू रामासरे को जापानी भिखारी की कहानी सुना रहा था। दीनदयाल उसी रौब में था।
नहीं ठेकेदार जी, 2 मिनट सुस्ताने के लिए बैठे थे। चाय पीते हुए थोड़ी गपशप चल रही थी, मैंने सफाई दी। खुद ही देख लीजिए दीनदयाल जी, आज सुबह से घंटे भर में कितनी सारी मिट्टी खोदी है, रामाश्री ने विनम्र स्वर में बीच बचाव करते हुए कहा। बहुत पर निकल आए हैं तुम दोनों के, दीनदयाल बोले। एकाध महीना घर बैठा दूंगा तो भूखे मरोगे, फिर जापान के भिखारी की तरह खाना सूखी ब्रेड पानी में भिगोकर। दीनदयाल बोला, आज सारी नींव न खुदी तो दिहाड़ी तो मिलने से रही, पिछली दिहाड़ी भी नहीं दूंगा। तुम दोनों रोज ही बातों में अपना टाइम पास करते हो, तभी तो हफ्ते भर में भी नींव की खुदाई नहीं कर पाए। आज आपकी बाइक नहीं दिखाई दे रही है। मैंने यूं ही पूछ लिया, क्या खराब हो गई है? खराब नहीं हुई बेटा, मैंने जानबूझकर गली के बाहर खड़ी की है, ताकि दबे पाव आकर पता कर सकूं कि तुम दोनों हरामखोर काम कर रहे हो या कहीं गप्पों में ही लीन रहते हो। दीनदयाल की अकड़ बरकरार थी। आओ ठेकेदार जी, अंदर आ जाओ। शोर शराबा सुनकर मेम साहब ने गेट खोला तो सामने ठेकेदार को देखकर बोली, आप भी चाय पी लो। नहीं बहन जी, अभी बिल्डर के पास भी जाना है। दीनदयाल ने भीतर आने में अपनी असमर्थता जाहिर की। सीमेंट श्रिया महंगा होने वाला है, इसलिए आज ही खरीदना पड़ेगा। फिर हमारी तरफ देखकर दीनदयाल मेम साहब से पूछने लगा, बहन जी, ये दोनों काम काज तो ठीक ठाक कर रहे हैं न? हाँ भैया, दोनों काफी मेहनती हैं, मेम साहब ने रामाश्री और मेरी तरफ देखकर जवाब दिया। हमने आंखों से ही मेम साहब का आभार व्यक्त किया। अच्छा मैं चलता हूँ, कहकर दीनदयाल बिना एक पल गवाए वहाँ से निकल गया। पुनः गेट बंद करके मेम साहब अंदर टीवी देखने में व्यस्त हो गई। गली फिर से सुनसान हो गई। फिर से राम आश्रय के फावड़े चलाने की आवाज सुनाई देने लगी। इतना करने के बावजूद भी कितना सुनना पड़ता है। फावड़ा रोककर राम आश्रय से तनिक सांस लेते हुए कहा, तू है ऐसी जिंदगी पर। कोई बात नहीं राम भाई, मैंने ढांढस बंधाया। अच्छा हो या बुरा, वक्त सभी का कट ही जाता है। हमें जापान का भिखारी बनाएगा साला दीनदयाल। खुद सूखी रोटियां खाकर वक्त गुजार रहा है, सारा पैसा प्रॉपर्टी पर लगा रहा है। औलाद है नहीं साले की, कल को मर जाएगा तो नौकर चाकर ऐश करेंगे साले की प्रॉपर्टी पर। मैंने अपनी भड़ास निकली। लखन भाई, साला गरीबों का शोषण करता है, हमारी दिहाड़ी काटेगा, एक दिन कीड़े लगल के मरेगा। राम आश्रय ने भी अपनी भड़ास निकालते हुए कहा और टपकते पसीने के बावजूद तेज तेज फावड़ा चलाने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।